हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय। दोस्तों, आप सबका इस मंच पे स्वागत है। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार के बायोडेटा पे। और चर्चा का संदर्भ ये है कि जो हमारा साक्षात्कार कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो मॉक इंटरव्यू हम देख रहे हैं लगातार, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कहीं विद्यार्थियों को तैयारी करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो वो मुझे लगता है बायोडेटा। और दूसरा संदर्भ ये है कि अभी अभी जब मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, RPSC से मेरे एक स्टूडेंट इंटरव्यू देके निकली है और उन्होंने कहा सर मेरा साक्षात्कार तो 20-22 मिनट हुआ, लेकिन उसमें 10-12 मिनट तो सिर्फ बायोडेटा पे चर्चा हुआ सर, विषय पे तो कुछ पूछा ही नहीं गया है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर थोड़ी सी आपसे बात करनी चाहिए कि आखिर अपने बायोडेटा की तैयारी कैसे करें और बायोडेटा को तैयार करना कितना महत्वपूर्ण है। ये मेरा आज का संदर्भ है। दोस्तों, एक अच्छी खबर ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर का रात को रिजल्ट आया और उसमें 5 विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज है। हर्षिता 43 रैंक, प्रीति 55, सविता यादव 77, नमिता 190 और अनीता मीना 113 और भी आते रहेंगे। अभी आप सबको बताइए जिनका चयन नहीं हुआ, लगातार लगे रहे। दोस्तों, ये तो एक जीवन की यात्रा है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है जब तक कि अपने मुकाम को हासिल नहीं कर ले। दूसरी वैकेंसी आई गई है तो लगे रहिए। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। इस विषय पे मैंने एक घंटे के लगभग तीन वीडियो मेरी CB कैंपस ऐप है हमारी, उस पर मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिस पे एक बायोडेटा का, एक जॉब का और एक ओवरऑल जो और दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं उन पे 3 वीडियो मैंने डाल रखे हैं। यहाँ मैं संक्षिप्त चर्चा करूँगा 10-12 मिनट, जिससे आपको एक दिशा मिल सके। तो बायोडेटा पे तैयारी क्यों ज़रूरी है, क्या वास्तव में ये इतना महत्वपूर्ण है क्या? दोस्तों, एक सवाल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको इंटरव्यू बोर्ड बना दिया जाए और आपको एक विद्यार्थी का चयन करना हो, सोचिएगा कि क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट का चयन करेंगे जिसने बहुत सारे सही जवाब देंगे, लेकिन आपको ये लगता है कि ये है ना रट्टू है, इसमें एकेडमिक समझ नहीं है, ये रुकेगा नहीं। अब सोचिए, मतलब अगर आपको ये आभास हो उसके बायोडेटा से, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, करियर को लेकर क्लियरिटी नहीं है, निश्चित तौर पर ये जवाब क्या होगा? नहीं, भले ही वो कितना ही बढ़िया जवाब दे दिया हो। और इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत शानदार हुआ था लेकिन नंबर नहीं आए। दूसरी चीज़ ये सोचनी और समझने की ज़रूरत है आपको कि बायोडेटा जो है उसमें जो आपके उत्तर होंगे उन आंसर से आखिर आगे क्या जाना चाहिए, मतलब एक इमेज क्या जानी चाहिए आपकी। बायोडेटा आपके एक इमेज को ट्रांसफर करता है, ध्यान दीजिए। तो इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आप क्या इमेज रखना चाहते हो, ये पहले आपका माइंड में सेट होना चाहिए कि आप ये एक इमेज रखना चाहेंगे। क्योंकि वो इमेज ही आप जब इंटरव्यू देके चले जाएंगे तो आपके सवाल उन्होंने पूछा, उसका क्या जवाब दिया, ये याद नहीं रहते हैं। एक इमेज रहती है और उस इमेज का बहुत बड़ा हिस्सा बायोडेटा से निर्मित हो जाता है, आपकी शुरुआती जो कुछ क्वेश्चंस और जो आपके बारे में जानते हैं। तो इमेज क्या होनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि अच्छा, मैंने उसका ये उत्तर देना था, मैं इसका गैप का क्या तैयार करूं, इसके बारे में क्या तैयार करूं, इसके बारे में क्या तैयार करूं। तो दोस्तों, ऐसे नहीं होता है कि क्या तैयार। हर विद्यार्थी का अपना एक अकादमिक यात्रा है, उसकी अपनी एक जीवन यात्रा है, उसका अपनी एक पर्सनैलिटी है। और इसीलिए मैंने जो साक्षात्कार कार्यक्रम डिजाइन किया उसमें 1-to-1 प्रोग्राम जो डिजाइन किया उसमें यही चीज़ थी कि पहले मैं आपका आंसर सुनूं। तो पहली चीज़ तो यह है कि बायोडेटा से संबंधित बायोडेटा बहुत महत्वपूर्ण है तैयार करना आपकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। दूसरी है कि बायोडेटा से संबंधित कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचो आराम से। एक्सपर्ट के साथ, मेरे जैसे व्यक्ति के साथ अगर समय मिलता है उनके साथ 1-to-1 में मैं करवाता हूँ। सोचो आप
और उनके आंसर भी लिखो। कम से कम 50 क्वेश्चंस आप बायोडाटा पे लिखो दोस्तों, और उनके आंसर भी सोचो। समय दो, दौड़ भाग, ये बार बार मोक इनसे नहीं होगा। आप रुकिए, एक एक चीज पे काम कीजिए, पहले से अपनी सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कीजिएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो आप जब अपने आंसर डिजाइन कर रहे हो, उसमें कुछ चीज मैं आपको देता हूं जो एक सबके लिए फायदेमंद हो जाए कि आपको कैसे आंसर डिजाइन करना है। एक इंटरव्यू बोर्ड आपका जो इमेज क्या चाहता है, उस इमेज को सबसे ऊपर रखिए। वो आपकी इमेज ये चाहता है कि मैं एक ऐसे विद्यार्थी का चयन करूं जिसमें अपने विषय के प्रति भूख हो, आगे बढ़ने की ललक हो, समर्पण हो, और उसकी रीडिंग हैबिट हो। ध्यान दीजिए, रीडिंग हैबिट मतलब कुछ बुक्स पढ़ने वाला हो, वो केवल नोट्स क्यों रटने वाला ही नहीं हो। दूसरी कि उसको विषय के भीतर कुछ कंट्रीब्यूट करने की भी ललक हो, वो रिसर्च भी करना चाहता हो, उसके भीतर ये भी एक विचार होना चाहिए। तीसरी चीज, उसमें स्टेबिलिटी हो। चौथी चीज, वो अपने कैरियर को लेकर क्लियरिटी हो कि मुझे अकादमिक जगत में ही अपना कैरियर बनाना है। ये चार चीजें मैंने आपको बताई, ये 4 चीजें तो जरूर है। बाकी उनमें एक टीचिंग की क्षमता हो कि वो टीचिंग करवा सके, एक गुड टीचर बनने की उसमें क्वालिटीज हो। ये 5 चीज आपके भीतर, आपकी इमेज हो। तो अपनी प्रस्तुतिकरण जब आप बायोडाटा के बारे में दे, चाहे वो गैप के बारे में दे, चाहे वो पीएचडी की या नहीं की के बारे में दे, चाहे आप जॉब शिफ्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो के बारे में दे, तो आपका एंड गोल कि आपको ये अपनी एक इमेज इंटरव्यू बोर्ड के सामने ले जानी है। तो जब आपका लक्ष्य क्लियर होता है कि मुझे ये एक इमेज ले जानी है, तो आपके आंसर भी उसके अनुकूल डिजाइन हो जाएंगे। आपको मदद करेगी शायद ये बात। तो फर्स्ट चीज शायद आपके क्लियर हो गई। क्या क्या तैयार करें, मैं इस पे आता हूं। जनरली बायोडाटा पे हम देखते हैं तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, गृह जिला, अकादमिक यात्रा और जॉब, ये 5 चीजें। तो फिर छठी चीज भी ले लेते हैं, हॉबी। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, एक एक को मैं संक्षिप्त डिस्कस करता हूं, बहुत संक्षिप्त। नाम किसी भी पीएससी में नहीं रखा जाता है, उनके पास नहीं होता है, ना पूछते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा आप चिंतित ना हो। लेकिन फिर भी तैयार जरूर करें अपने नाम का अर्थ, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है तो उससे संबंधित जानकारी, संधि विच्छेद, सामासिक विग्रह थोड़ा देख लें। डेट ऑफ बर्थ ये होती है और कभी कभी सवाल होते हैं। स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट है, वो स्पेसिफिक डे क्या था उसके बारे में जानकारी जुटाओ। ईयर, कई बार लैंडमार्क ईयर होते हैं, विशेषकर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो विषय जिससे हो, उसमें एक महान व्यक्ति का जन्म भी उसी ईयर के आसपास या 100 शताब्दी का हो, उसमें एक बड़ा बदलाव आया हो, बड़ी क्रांति हुई हो, तो ईयर इम्पोर्टेंट होता है, जरूर देख लीजिए उसे। 2 में ज़्यादा नहीं है। गृह जिला, गृह जिला में सब लोग ये तो जो सब चीज़ें करते हैं, इतिहास देखेंगे, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, उसका जो वहाँ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, धरोहर है, वो है, ये सब चीज़ें तो आप थोड़ा थोड़ा अपने गृह जिला को देख लें। मैं जो बात यहाँ रख रहा हूँ वो अलग है। वो ये है कि आपका अपने विषय से विषय का उस जिले से क्या संबंध है। कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे लिटरेचर के विद्यार्थियों, उस जिले में कोई प्रमुख साहित्यकार हो, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उस जिले के राजनीतिक मुद्दे हो, लोकसभा और या फिर कोई जैसे संवैधानिक पद पे हो उस जिले से, ये चीज़ पता हो। मतलब अपने सब्जेक्ट को उस जिले से कनेक्ट करके सोचो, खुद सोचो, सहयोग लो। तो ये जरूर करो उस जिले से, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू नहीं है। आपका विषय और वो, जैसे ड्राइंग पेंटिंग वाले उस जिले से संबंधित जो चित्रकला है, जो
जो उस ज़िले से संबंधित जो स्थापत्य कला है वो उनकी जो उनमें भित्ति चित्र या उनमें चित्रकला, जैसे शेखावटी का एरिया है तो भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बूंदी है तो वो पशु पक्षियों के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप सोचेंगे, नहीं तो मेरे साथ बैठ के इसको चर्चा को हम लोग करेंगे। अकादमिक यात्रा सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट यही होती है, ये इस पे सवाल होते हैं। अगर आपने विषय बदल लिए, पहले आप साइंस डिसिप्लिन में थे, अब आर्ट्स में आ गए, इंजीनियरिंग में थे आर्ट्स में आ गए, क्यों आई भाई? पूछा ही जाता है कि क्यों आई, उसमें भी पर्टिकुलर यही सब्जेक्ट क्यों लिया? अरे भैया आप पॉलिटिकल साइंस ही क्यों लिया, इंग्लिश लिटरेचर क्यों लिया, हिस्ट्री क्यों लिया? आपके पास एक क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं है तो सोचो और उन पलों में जाओ। कुछ चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं जो स्वीकार्य है कि सर मुझे किसी मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने मुझे गाइड किया, क्योंकि कोई ना कोई तो गाइड करता, हम थोड़ी जानते कि कौन सा विषय अच्छा, बाद में मुझे अच्छा भी लगने लगा। तो इस तरह से कोई संदर्भ की बात कर दो तो लॉजिकली फिट बैठ जाती है। या आपके ग्रेजुएशन में थे, आपको ग्रेजुएशन में 3 विषय पढ़ रहे थे, एक विषय ज़्यादा बढ़िया लगने लगा, या आपके पापा या आपके भैया या और कहीं, कोई संदर्भ ज़रूर दो कि उनके माध्यम से ये चीज़ें हुई, लेकिन बाद में मुझे उसमें रुचि जागृत हुई। तो कुछ लॉजिकल चीज़ें ऐसी हो जो सही बैठ जाए, ज़्यादा महान बनने का प्रयास ना करें। गैप ये सभी के होता है, गैप का एक अप्रोप्रिएट आंसर केवल विद्यार्थियों से बात करके ही बताया जा सकता है। लेकिन कोई भी जो गैप है उसमें ये ज़रूर कह सकते हैं कि पारिवारिक कारण, मैं बस उसमें एक सावधान रहने की बात कहता हूँ कि कईयों के जीवन में बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो जाती है, परिवार में रहिए इमोशनल हो जाते हैं, उनकी वजह से वो गैप बताते हैं। इंटरव्यू में कभी भी दया का पात्र बनने का या ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दे, आउट हो जाएंगे कभी भी। इनके लिए एक सही एप्रोप्रिएट शब्दावली का चयन हो और उसकी पहले प्रैक्टिस हो। आपने पीएचडी क्यों नहीं की, इस तरह के सवाल भी आते हैं। बताइए सर, मेरी ये गलती भी रही है और मुझे करनी चाहिए थी, मैं चाहता भी हूँ। जॉब में हूँ तो बताइए सर मुझे एनओसी नहीं मिली, जॉब में नहीं हो तो बताइए सर मैं पहले एक सेटल होना चाह रहा था, मुझे इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आ गई, इसमें इसकी योग्यता की ज़रूरत नहीं थी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद मैं बेहतर तरीके से एक पीएचडी कर पाऊँगा, मैं ऐसी समझ रखता हूँ। तो मैंने मतलब इस तरह से कुछ आंसर्स को आप डिजाइन करें। गैप हो गया, पीएचडी की तो वो टॉपिक क्यों चूज किया, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉन कॉलेज कई बार नॉन कॉलेज हो जाते हैं, है ना। तो ये अकादमिक यात्रा को लेके ज़रूर इसमें 2 चीज़ें ज़रूर आप देखिए। एक तो यूजी जो है, पीजी के तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पीजी के पेपर्स ज़रूर पता रखें, लेकिन यूजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर चलते थे, मार्कशीट को देखो, सही नोमेनक्लेचर के साथ में उन्हें देखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे ही पीजी में ऑप्शनल पेपर और कंपलसरी पेपर, सही नोमेनक्लेचर। 90% स्टूडेंट दोस्तों में मेरा अनुभव है, आप अपने पेपरों के नाम भी शुद्ध नहीं बताते हो। कई बार तो स्टूडेंट से उसके सब्जेक्ट का नाम लिखवा लेते हैं, वो भी गलत बताते हैं, सोचो। तो ये चिंताजनक स्थिति तो है, लेकिन आप इस पे काम कीजिए। एक आप है ना, हर पेपर की बुक्स जरूर देखें, अच्छी बुक्स दोस्तों, अच्छी बुक्स। यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के नीचे रेफरेंसेस दी हुई होती है, थोड़ा जाइए अमेज़न पे देख लीजिए, लाइब्रेरी जाइए यार, इतनी बड़ी जॉब ले रहे हो, थोड़ा तो प्रयास करो। ऐसे भी मतलब क्या कि बिल्कुल ही थोड़ा रुझान होना चाहिए, है ना। तो बुक्स की लिस्ट बनाओ आप, है ना, जॉब से संबंधित, है ना, क्योंकि मैं छोटा ले रहा हूँ। ये जॉब वाले विद्यार्थियों की ज़्यादातर इंटरव्यू का बड़ा हिस्सा जॉब पे जाता है, और जाना भी चाहिए। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इस पे मैंने बड़ा एक वीडियो बना रखा है, एक 1-1.25 घंटे का, मेरी ऐप पे ज़रूर देखना चाहिए आपको।
लेकिन जॉब पे एक तो हायरार्की आपको पता हो, उस विभाग की हायरार्की पता हो, प्रमुख प्रोग्राम कौन से चल रहे हैं वो पता हो। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं होते, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं कि आपने अपनी जॉब में क्या इनोवेशन किया, क्यों बदलना चाहते हो। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां और क्या उनका समाधान है। ज़्यादातर अभी 70% विद्यार्थी जो मेरे 70% नहीं तो 60-65% स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, क्योंकि ये पहले ही वैकेंसी थी, वही ज़्यादातर ये असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहा है। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या चुनौतियां हैं, NEP से कनेक्ट करते हैं। आप बताइए सर, चुनौतियों में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप ऐसे बनाने के लिए, बोलने के लिए नहीं बोले, कोई बात बोले तो दिल से आनी चाहिए कि आपको समझ है। सर देखिए, मैं नहीं मानता कि बहुत सारी कमियां हैं, सरकारी व्यवस्था सिर्फ क्वालिटी की वजह से नहीं उनकी पहचान होती है, रीच भी करवाती है। वो ऐसे क्षेत्रों में भी शिक्षा देती है जहां निजी क्षेत्र नहीं पहुंच सकता। आप बताइए कि लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है सर, जो जितना पैसा खर्च होना चाहिए बजट का हिस्सा, उतना शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्च नहीं किया जाता है। आंकड़ा पता हो आपको। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सर इन सब वजह से, इसलिए भी एक वजह है। मैन पावर है तो सही, लेकिन एक प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। और सर रिफ्रेशर कोर्सेज और जो ड्यूरिंग दी सर्विस ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें भी कुछ दिक्कत है। प्रचार प्रसार की कमी बता सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जो कन्वीनियंस हो और रियलिस्टिक भी हो, सॉल्यूशन भी कुछ ऐसे ही बताएं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, तो सरकारों की प्राथमिकता में लेके आए उन्हें। तो कुछ ऐसी चीज़ जो, जब भी देखिए क्या होता है कि शब्द बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार विद्यार्थी कहता है सर मैंने बोला तो था, लेकिन बोला था फील भी किया है क्या उसको? जब तक आप फील नहीं करेंगे और फिर बोलेंगे ना दोस्तों, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। समझिए इस बात को, फील करना चाहिए। तो मैं रटा नहीं रहा, मैं थोड़ी बात बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों से जुड़ो उनसे फील भी करो। एक ये जॉब स्विफ्ट में या असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो, कई लोग होते हैं भाई आप इधर क्यों नहीं जाना चाहते हो। देखो दोस्तों, आप इंटरव्यू देने के लिए थोड़े से दिनों के लिए आप कुछ शब्द बोलेंगे, साहब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सवाल रटा देता हूँ तो आप, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाने में बचपन से रुचि रही है, मैं रिसर्च भी करना चाहती हूँ और करना चाहता हूँ। ना 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 ना, आपके खुद के भीतर भी वो फीलिंग हो। मैं सिविल सर्विसेज छोड़ के, आप सोचिए, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में था, बढ़िया जॉब, मेरे साथी लोग अभी सारे लोग डिप्टी कमिश्नर हैं, लेकिन मुझे टॉप रैंक से सिलेक्ट किया यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग थी भीतर, आंखों में दिख रहा था कि मुझे सर मेरा खुद का भी तो ग्रोथ होना चाहिए ना दुनिया में। मैं कहता हूँ आपको दोस्तों, दुनिया में कौन सी ऐसी जॉब है जो पैसा भी दे, आपका ग्रोथ भी करवाए? आप इसे फील करो। आपको पढ़ने के पैसे दे कि आप और पढ़ो और लिखो, ये केवल और केवल ये अकादमिक जगत है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिर प्रोफेसर बनेंगे। और ये भी सच है, अगर आप अपनी ग्रोथ नहीं करना चाहते और चाहते हो कि मुझे तो बस एक जॉब लेके बस नाम हो जाए, गलती भी मत करना आप बनने की। क्यों जॉब लोगे आप? क्यों किसी राष्ट्र में जब आप अपना योगदान देते हो तो ये भी है कि जहां आप अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते, मुझे लगता है वहां से हट जाना चाहिए और दूसरी जगह देखिए। तो अपना ग्रोथ करने की सोचिए आप खुद, ये फीलिंग जगाएं। ये मैं इसलिए कहता हूं, जब तक फीलिंग नहीं आएगी, आपके शब्दों में वजन, आपके शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, उनका प्रभाव तभी हो सकता है जब मैं जो बोल रहा हूं वो बोलने के लिए नहीं बोल रहा हो, उसका उद्देश्य और इंटेंशन साफ हो, तो वो चीज आपके भीतर आनी चाहिए और आपकी आंखों में दिखनी चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा इस बात को लेकर आ रहा हूँ। हॉबी एकेडमिक इंटरव्यू में बहुत कम रहता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, थोड़ी सी तैयार जरूर रखनी चाहिए, थोड़ी सी तैयार। तो पसंद हॉबी नहीं होती है कि मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, ये हॉबी नहीं होती है। एक्ट करना होती है। मामूली सी जानकारी जुटा लीजिए, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा नहीं होता। हाँ,
तो दोस्तों मैं यही कह रहा था आपसे कि आप तैयारी कर रहे हो तो इसी बायोडाटा पार्ट पे जितना आप सब्जेक्ट पे काम करो, बायोडाटा पार्ट पे शांत माइंड से सोचो, भागदौड़ मत करो, अकेले में बैठो। मेरा जो आप 1-to-1 प्रोग्राम से कई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो जरूर कमेंट भी लिखें इस बात में। लगभग 40-45 मिनट, घंटे भर तक मैं बैठता हूँ, उसमें 30 मिनट तो मैं सुनता हूँ ताकि आपकी फीलिंग को पकड़ पाऊँ और आप क्या सोचते हैं और कैसे आंसर देंगे और उनको कैसे हम आप ही की बात को सही ढंग से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो ये इंटरव्यू प्रोग्राम से अगर आप जुड़ते भी हो तो आप इसमें अगर आप एनरोल होते हो तो ये तरीका है, सीबी कैंपस ऐप है, ये सीबी कैंपस ऐप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर कोर्स बना हुआ, वो कनेक्ट होने का एक तरीका है। 5 एक्टिविटीज है, 1-to-1 मैंने आपको बताया, डीप पूरा उसमें वो भी ले लेता हूँ, मॉक इंटरव्यू आपके बारे में। सबसे पावरफुल चीज़ कल शाम को हम डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस वाले कुछ बच्चे जो इंटरव्यू दे के आए, उन्होंने सबसे पावरफुल चीज़ है वो यही है, एक आपके साथ बैठता हूँ, ज़रूरत पड़े दोबारा बैठता हूँ। बोर्ड टीचिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं सेपरेट सेशन रखता हूँ। ओरिएंटेशन ये लगभग चलते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोज ऐप पे पड़े हैं। फिर एक्सपर्ट मीट है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनसे डाउट्स, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जा सकता। हालांकि मैं मेरा सब्जेक्ट तो कई बार फ्री रहता हूँ तो डिस्कस कर लेता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन फिर भी असंभव है। कल मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने लगा कि चलिए बताते हैं, घंटे भर की क्लास में 4 आर्टिकल पूरे नहीं हुए, संभव ही नहीं है, कैसे बताओगे आप, कितना डूब सकते हो। फिर होता है एक मॉक इंटरव्यू। तो ये 5 एक्टिविटीज़ होती है। और फिर भी आपको और डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको मेरे नंबर दे देता हूँ। अगर आप मुझसे कोई चीज़, लेकिन मुझे केवल और केवल मुझे केवल और केवल आप टेक्स्ट मैसेज ही करना प्लीज़। आप क्या नहीं करेंगे, कॉल मैं खुद ही टाइम दूंगा, उसी समय कर लेना। और डिटेल आपको चाहिए इसमें हमसे, मतलब और जानकारी चाहिए तो एक नंबर देता हूँ ऑफिस के, आप इनसे संपर्क करके थोड़ा पूछ सकते हैं। वो है 7411290295। दोस्तों एक चर्चा की है मैंने, हाँ मुझे विश्वास है कि मैंने आपको एक दिशा तो दिखाएगा। कंक्लूजन बता देता हूँ, अपने बायोडाटा में क्या बोलना है उससे ज़्यादा दो चीज़ें पकड़ो। जो भी बोलना है सच के नज़दीक और दिल से बोलना है। दूसरा, बोलने से पहले ये प्रैक्टिस करनी है कि इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आपकी क्या इमेज जाए, उतना ही बोलना है, बाकी चीज़ों को छुपा जाना। नमस्कार।